So with the topics we will covering will be the missing link between organ and materia medica and repertory. We will understand totality versus center. What is the difference between mind symptoms and state? Because people ever confuse very frequently that whether you work on mental symptoms or state, they don't know the difference between the two. We work on mental state, not the symptom. So we will tell you what is the difference between that. And we will understand the simillimum, because everybody know in a homeopathy practice, simillimum is the most important thing. And we often confuse between right remedy and simillimum. We thought that we have given the medicine, it's simillimum, but many times it is a right remedy. So we will learn what is a simillimum exactly is. And we will learn the difference between sad, grief, anxiety, fear, understanding of delusion and delirium, understanding in depth the feeling of the patient, because it is the most important thing in our method, to understand what is the patient feeling during the sickness, what is he saying, how is he saying, and why is he saying. And also the 3 P's, that is very important for our method: present, persisting, and predominating state. So now, without any other further ado, I like to welcome our teacher, Dr. Yogesh Sehgal sir, to take over. उसको भी सुनेंगे। ये जो आज एकेडमी हम लोग मैंने 4 बार के लिए बनाया है, दिस पॉइंट के दैट आई विल टेक 4 सेशंस। अब ऐसा होता है कि जब डॉक्टर सहगल ने, लोगों को लगता है कि सीधा ही क्या डॉक्टर सहगल मेथड पे ही पहुंच गए, सीधा ही उन्होंने रूब्रिक्स पढ़ाने शुरू कर दिए। वाज इट लाइक दिस? तो आज के सेशन में पढ़ाऊंगा, जो आपको बताने जा रहा हूं, वो सहगल मेथड से जुड़ी हुई है। अब क्या होता है, कई लोगों को लगता है कि मैं रूब्रिक पढ़ लूं, बस हो गया सहगल मेथड मतलब रूब्रिक। ऐसा नहीं है, इसके पीछे पूरी एक बैकग्राउंड खींची हुई है। व्हाई डॉक्टर सहगल थॉट ऑफ यूजिंग माइंड? व्हाट वाज द पर्पस? व्हाट वाज द नीड बिहाइंड इट? ऐसा क्या हुआ कि उनको लगा कि माइंड को इंपॉर्टेंस दूं मैं? ये पहले नहीं पता था उनको। अब मैं आपको कुछ चीजें बोलूंगा। जब मैं आपको, हैव यू ऑल, आप सब लोगों ने इनर मोस्ट इन मैन, आपने सुना है ये वर्ड, इनर मोस्ट इन मैन? अब इनर मोस्ट इन मैन क्या चीज है? इनर मोस्ट इन मैन है, इट इज नथिंग बट इंडिकेशन ऑफ माइंड। अब बात है कि हमारी जर्नी शुरू होती है अंडरस्टैंडिंग द मैन। हमें मैन को ढूंढना है, और हमें होम्योपैथी में क्या पता है? We all know that in homeopathy it is the man and not his disease that is to be treated. That we all know. तो सबसे पहली जर्नी शुरू होती है, मैन कौन है? मैन किसको मानेंगे हम? मैन मतलब जो सर से लेके पैर तक हम किसी को देखते हैं, इंसान को, वुमेन है, बच्चा है, बड़ा है, कोई भी हो, हम उसको मैन मान लेंगे। अगर हम उसको मैन नहीं मानते तो मैन को हम कहां देखेंगे, कैसे परसीव करेंगे मैन को? व्हाट इज मैन? मैन कौन होता है? अगर हमने डिजीज को इग्नोर करना है और मैन की तरफ देखना है, तो वो हमें कहां दिखेगा और कैसे दिखेगा? मैन कहां होगा? तो हमारा मानना यह है, इट इज हिज माइंड, नॉट हिज फिजिकल कंडीशन, टू बी बैलेंस्ड in seeking a corresponding balance in the physical as well as mental state. जब हमें यह माना जा रहा है कि डिजीज फिजिकल लेवल पे कोई भी हो, आप उसको मत देखिए, आप मैन को समझिए। तो जब हम मन से, मन, तो मैन को हमने बोला है मन। मन को पकड़ना है, उसके मन, उसके विचार, उसकी सोच तक जाना पड़ेगा। इनर मोस्ट क्या हुआ फिर? व्हाट इज द इनर मोस्ट इन मैन? उसकी सोच, वो क्या सोच रहा है एट द प्रेजेंट स्टेट। आज की डेट में जब पेशेंट आपके पास क्लिनिक में एंटर करता है, वो क्या सोच रहा है आज अपनी बीमारी को लेके? तो हमने मैन को डिजीज से लिंक तो करना है, लेकिन डिजीज को फोकस में नहीं रखना। हमने जाना कि हमारी जर्नी क्या है, मैन टू द डिजीज। आज जो भी बीमारी इंसान को है,
वो उसके मन में उसके प्रति क्या चल रहा है। तो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को हम लोगों ने समझा कि डॉक्टर सहगल ने क्या कहा, सोचा कि मुझे पहले सारे बेसिक प्रिंसिपल्स तो पता हो। अब देखिए, जब हैरी लॉ हम पढ़ते हैं, सेंटर टू पेरिफेरी, ये सबको पता है, हमने एग्जाम दिया, उसमें लिख के भी आ गए। क्या प्रैक्टिस में, क्लिनिक में रोज हम सेंटर टू पेरिफेरी की बात सोचते हैं? क्या हम रोज हर पेशेंट के अंदर, बुखार के पेशेंट में सेंटर टू पेरिफेरी सोचते हैं? या पेशेंट एक खांसी के लिए आता है, या आपने कोरोना के केस देखे होंगे, आपने क्या सेंटर टू पेरिफेरी सोचा कि कोरोना का पेशेंट सेंटर टू पेरिफेरी कैसे ठीक होगा? तो डॉक्टर सहगल ने यह सोचा कि जब हम बात करते हैं सेंटर टू पेरिफेरी, तो हम सेंटर को इग्नोर कर देते हैं और टोटलिटी की बात करते हैं। अब जब हम लोग होम्योपैथी में पढ़ते हैं तो हमें यही सिखाया जाता है कि आपको टोटलिटी कवर करनी चाहिए। तो टोटलिटी क्या होती है? टोटलिटी होती है all symptom aggregated into one single whole from head to toe making a picture। एक हम पिक्चर बनाते हैं हेड टू टो। हाँ जी, आप सर में, आप ये बताइए आपकी भूख कैसी है, आपकी नींद कैसी है, आपका पेट कैसा है। पेशेंट चाहे आपके पास खांसी के लिए आया है या कोई भी बीमारी आई है, हम हेड टू टो उसके सिम्टम को पकड़ने की, सारे सिम्टम्स को एक जगह एक्यूमुलेट कर देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो पिक्चर हमें मिलती है हेड टू टो, हम उसको ड्रग पिक्चर से फिर इसको हम लोग मैच करने की कोशिश करते हैं कि हेड टू टो कौन सी मेडिसिन है जो इस पेशेंट के सारे सिम्टम्स को कवर करेगी। तो ये ना एक बहुत टीडियस जॉब हो जाती है। इसमें क्या है, 1 घंटा 1.5 घंटा आप सही ड्रग पिक्चर पे पहुंच भी जाते हैं, नहीं भी पहुंच जाते हैं। तो जब लोग ड्रग पिक्चर पे नहीं पहुंच पाते तो फिर वो क्या करते थे कि एक माइजमेटिक की पकड़ लेते थे, जैसे कि सल्फर, सोराइनम, थूजा, ट्यूबरक्लिनम, चलो इसी से केस शुरू कर दो। इसका मतलब मैन समझ ही नहीं आया। तो उन्होंने मैन को समझने की कोशिश नहीं करी, सिम्टम को कलेक्ट करने की कोशिश करी, जिसको उन्होंने टोटलिटी कहा। लेकिन बात है कि अगर हमने किसी चीज को सेंटर टू पेरिफेरी करना है तो सेंटर का तो पता होना चाहिए, तभी तो वो पेरिफेरी से जाएगा बाहर। तो सेंटर को पकड़ना भूल गए हम लोग और हमने सीधा टोटलिटी पे केयर करना शुरू कर दिया। ये डॉक्टर सहगल की सोच थी कि भाई सेंटर तो पकड़ो पहले, जिसको हमने ठीक करना है। तो हम लोग कहते हैं कि होम्योपैथी क्या है, एक होलिस्टिक अप्रोच है। अब होलिस्टिक मींस क्या हुआ, प्योर, नो केमिकल, मेडिसिन प्रूव्ड ऑन ह्यूमंस। इसमें अगर हम होलिस्टिक लेते हैं तो माइंड, बॉडी एंड सोल। देखिए, मैं आपको आज वो बातें बताऊंगा जो पेशेंट आपका पूछता है। कई पेशेंट होते हैं, चलिए हम मान लिया 100 में से एक, वो कहता है डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि होम्योपैथी है ना एक होलिस्टिक अप्रोच है, होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं है, होम्योपैथी धीरे से काम तो करती है लेकिन नुकसान नहीं करती। ये साइंटिफिक है या फिलोसॉफिकल है ये आइडिया? इससे कैसे बाहर निकले हम लोग? हमारी कोशिश ये रहती है कि इन चीजों से बाहर निकला जाए, उनको साइंटिफिक ढंग से बात को बताई जाए कि अगर होलिस्टिक अप्रोच होम्योपैथी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमने जो हमारे जो हम यूज तो करते हैं केमिकल्स, हम लोग मिनरल्स यूज करते हैं, एसिड यूज करते हैं, लेकिन उसको बनाते कैसे हैं ये सब चीजें हमें मालूम है। लेकिन जब हम पेशेंट के सामने बात करते हैं तो उसको बताना भूल जाते हैं, उसको नहीं मत समझा पाते, कि कन्विंस नहीं कर पा सकते कि ये जो चीजें आप बता रहे हैं, होम्योपैथी स्लो है, होम्योपैथी के साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, क्या चीज है इस चीज के अंदर। जब मुझे लगता है कि होम्योपैथी क्या है तो मेरे दिमाग में आता है द मदर ऑफ क्योर। अब हमें यह भी पता है कि हमें अचीव क्या करना होता है, क्योर। ये हमारी एक लास्ट जर्नी है। जो भी पेशेंट हमारे पास आता है वो इस मकसद से ही आता है कि होम्योपैथी में क्योर होता है। 32 साल की प्रैक्टिस के बाद भी यही क्वेश्चन सुनने को मिलता है, सर मेरे को अस्थमा है, क्योर हो जाएगा? सर मेरी किडनी फेल हो गई, क्योर कर दोगे? सर मेरे को पाइल्स की प्रॉब्लम है, क्योर कर दोगे? जो भी देखो होम्योपैथी में वो क्योर कराने ही आ रहा है, और हम भी क्योर करे जा रहे हैं। क्योर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इसकी कोई नहीं हमें मालूम है। हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि किसी भी मेडिसिन को लेके कि क्या हम लोग, हमारे पास अस्थमेटिक मेडिसिन है या क्या हमारे पास पेट
IBS की कोई मेडिसिन है, पाइल्स की मेडिसिन है, हार्ट की मेडिसिन है, इस तरह का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता। फिर भी हम लोग क्योर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको समझा नहीं पाते कि हम करते तो क्योर है, लेकिन ये मिलता कैसे है, हाउ वी अचीव द क्योर। हमारा रियल मिशन क्या है सबका? हम सबका एक रियल मिशन है, टू मेक होम्योपैथी द फर्स्ट चॉइस ऑफ द पेशेंट। अभी तक हम लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, कि कुछ हद तक पहुंच पाए हैं, लेकिन जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी तो हम यहाँ इस मिशन में बहुत दूर थे। सबसे पहली चीज, जो लोग जो अभी प्रैक्टिशनर नहीं है और स्टूडेंट ही हैं अभी, अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप मार नहीं खाएंगे कभी भी। लेकिन अगर आपकी जर्नी केवल ये है कि मैं कुछ रेमेडीज पढ़ लूं, कुछ रूब्रिक्स सीख लूं फटाफट, और ये इसमें आप मार खा जाएंगे। ये लंबी प्रैक्टिस के साइन नहीं होते। अब लंबी प्रैक्टिस के साइन ये हैं कि आपको हर चीज जो आज सिखाई जाएगी और उसका मकसद बताया जाएगा कि मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि हमने मार खाई, हमने इसको समझने में दिक्कत हुई, धीरे धीरे हम पेशेंट से खुले, अपनी फिलॉसफी को समझा, ऑर्गेनन को समझने की कोशिश करी। ऑर्गेनन एक ऐसा सब्जेक्ट है, बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, इसको लोग इतने आराम से नहीं पढ़ते या प्रैक्टिस में भी यूज नहीं आता। लेकिन आज आपको कुछ ऐसी चीजें बताई जाएंगी जो ऑर्गेनन से हमने उठाई हैं और इसको प्रैक्टिकल रूप दे। जैसे मैंने अभी आपको हेरिंग लॉ के बारे में बताया, सेंटर टू पेरिफेरी। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये बात तो सेंटर टू पेरिफेरी हुआ है, तो पहले तो सेंटर कहाँ है? अगर सेंटर इतना ही इंपॉर्टेंट है तो फिर टोटलिटी पे क्यों जाते हैं, हम सेंटर ही क्यों नहीं पकड़ लेते? तो डॉक्टर सैगल के हिसाब से सेंटर जो है वो माइंड हो गया। इसका मतलब ये है कि माइंड से ही पेरिफेरी में जाएगा, जो भी रिलीफ होगा वो सेंटर टू पेरिफेरी ही जाना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि आफ्टर 32 years of practice, I can say I am not confused about how to select the medicine. I am confident about the way I select the medicine by Sehgal method. ये एक बहुत बड़ी जर्नी थी सैगल मेथड को एज ए होल। क्या था कि जब हम शुरू हुए तो हमें 5 मेडिसिन के बारे में ही पता था। इन सैगल मेथड वी ओनली न्यू 5 रेमेडीज। डॉक्टर सैगल को हर मेडिसिन को जानने में बहुत टाइम लगा, 15 साल लग गए उनको। 5 से पहले 1, फिर 2, फिर 4, फिर 6, 8, 15 करते करते आज हम लोग 50 से 60 मेडिसिन के अंदर तक जा पाए हैं। ये कोई हमारी मैं ये नहीं कहूंगा कि कमी है सैगल मेथड की, हम लोग 50 मेडिसिन यूज करते हैं, मैक्सिमम 30 मेडिसिन तक ही आते हैं, सारे केसेस 10 मेडिसिन से ही निकल जाते हैं। कुछ लोग इस सोच में रखते हैं कि मैं सैगल मेथड क्यों सीखूं, बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, छोटा सा है, इसमें तो वही मेडिसिन 10 ही आती हैं, हमेशा वही बेलाडोना, हायोसैमस, स्टेमोनियम ही आ जाती है। ऐसा क्यों होता है कि सैगल मेथड से बेलाडोना, स्टेमोनियम, हायोसैमस, पाल्साटिला, ओपियम, यही ड्रग्स क्यों आ जाती हैं, बाकी मेथड से क्यों नहीं आती फिर वो मेडिसिन? अगर हम सोचें कि हमारे पास 50 मेथड है, तो ऐसा क्यों है कि सैगल मेथड ही बेलाडोना ढूंढ पाता है, सैगल मेथड में ही ओपियम आती है, सैगल मेथड में ही हायोसैमस आती है? क्या ये मेथड ऐसा बनाया गया है कि जिसमें हम लोग कहीं लिमिटेशंस में हैं, या हम लोग इससे बाहर ही नहीं जा पाते कि हम लोग मैक्सिमम हमारे जो पेशेंट हैं सैगल मेथड के द्वारा वो बेलाडोना के अंदर ही घुस जाते हैं, उस स्टेमोनियम में? इससे भी कई लोग परेशान हो जाते हैं सीखने वाले कि सर मैं प्रैक्टिस तो कर रहा हूं, लेकिन मैं ज्यादातर, मेरे को स्टेमोनियम ही ज्यादा दिखते हैं, मेरे को ज्यादातर ओपियम ही दिखते हैं, ऐसा क्यों होता है? यहां मैं आपको आज एक क्लैरिटी देना चाहता हूं। जब डॉक्टर सैगल ने रूब्रिक्स को सीखना शुरू किया, अब रूब्रिक्स को सीखना कैसे था कि एक तो उनके एक हर वर्ड के मीनिंग पता हो। अभी मैं आपको आगे बताता हूं, इसको लिंक करूंगा, इसी बात को आगे लेके जाऊंगा मैं। सबसे पहले हम एक नोशन पे पहुंचते हैं। इट इज ए नोशन इन द माइंड ऑफ द पेशेंट दैट होम्योपैथी इज स्लो and one needs lot of patience to cope with homeopathic treatment. मैं आपको चैट बॉक्स में ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों को जो प्रैक्टिस करते हैं या जो प्रैक्टिस करने जाएंगे, आपको क्या लगता है कि होम्योपैथी प्रैक्टिस करना बहुत आसान काम है? क्या लगता है आप लोगों को? इसका आंसर यस और नो में। आपको क्या लगता है कि हाँ बहुत आसान है, बस क्लिनिक खोलो, बस बैठ जाओ, पेशेंट आते जाएंगे, बस दवाइयां पट लिख दो, सब पेशेंट ठीक हो गए, चलाओ छुट्टी हो या काम खत्म? ठीक है,
साइकिल मेथड में आसान है, सब कुछ आसान है, हर चीज आसान भी होती है। मैं आपसे बोलूं क्या हवाई जहाज उड़ाना आसान है या गाड़ी गाड़ी चलाना आसान है, तो कई बार आप सोचोगे नहीं भी पता नहीं हवाई जहाज चलाना मुश्किल काम है। होम्योपैथी भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मुश्किल काम कुछ नहीं है। मुश्किल कहाँ आती है? मुश्किलें वहां आती हैं। अब मैंने धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में सबसे पहले अपने को आसान किया। मेरे पास एक कला है, मैंने होम्योपैथी पढ़ी, मैंने होम्योपैथी सीखी अपने फादर से, उनको देखा काम करते हुए, मैंने होम्योपैथी अप्लाई करी। मैंने जो दिक्कतें हुई, जो भी दिक्कतें हुई, जब दिक्कतें हुई उनका सामना कैसे करना है डर के बगैर, लोगों के सामने खड़ा होना है, अपनी साइंस को बताना है, अपने साइंस के गुण बताने हैं, अपने साइंस को प्रॉपर लोगों तक पहुंचाने का काम मैं कोशिश करता हूं कि मैं वहां वो काम करूं जिससे मैं अपनी साइंस के बारे में जितना भी जो भी मैं जानता हूं, जो भी मैंने लगाया, जो भी मेरी सक्सेस हुई, वो सारा मैं लोगों के साथ भी शेयर करूं कि भी तुम ठीक कैसे होते हो। अब जैसे सबसे पहला नोशन, जैसे मैंने अभी बोला, सबसे पहला नोशन ही ये है। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि होम्योपैथी स्लो है या ये टाइम लेती है, आपने अपने सबने अपनी प्रैक्टिस में ये सुना तो होगा, यस और नो? सब पेशेंट से सुना होगा कि होम्योपैथी स्लो है, और आप सबने यस, अभी यस कर रहे हैं आप, ठीक है। ये लोग कहां से सुन के आ गए? कहां से, किसने उनको सुनाया? डॉक्टर हनी मैंने तो बताया नहीं कभी भी ये बात मार्केट में कैसे पहुंची कि होम्योपैथी स्लो है, ये किसने उनको बताया? वी आर एट द फॉल्ट। बिल्कुल अफीफा सिद्दीकी ने बिल्कुल सही बताया कि यहां कहीं हमारी अपनी ही गलती हो गई। सूर्य कुमार, सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि जो पेशेंट आपके सामने बैठा है ना, वो इनोसेंट है। वो सुनी सुनाई बातें सुन के आ जाता है आपके पास। जैसे सर मेरे भाई ने बताया, मेरे पड़ोसी ने बताया, मेरे को ट्रेन में कोई मिला, मेरे को वहां कोई मिला, मेरे को ऐसे मिला, मेरे को किसी ने बताया, आपने सर वो केस ठीक कर दिया, सर मैं आपके पास आ गया सर। अब आपको लगा आप बड़े महान हैं, बड़े महान हैं भाई आप तो, आपने तो बड़े बड़े केसेस ठीक कर दिए। अब ये पेशेंट बेचारा वो सुन सुन के आपके पास आके बैठ गया धम से। अब वो सोच रहा है कि बस आप तो बस कुछ ऐसा जादू करोगे 2 डोज के अंदर। सर मेरा जो पेशेंट था, मेरे को एक पेशेंट ने बताया कि सर उसको कैंसर था, वो ठीक हो गया। हम सर को जान रहे हैं कौन सा कैंसर का पेशेंट देखा, कब वो ठीक हो गया, हमें खुद ही नहीं मालूम। अब हम चुप हैं, हम उससे पूछते ही नहीं कि भैया कौन सा पेशेंट देखा था, कौन सा पड़ोसी था जिसकी टांग ठीक कर दी, जिसका हमने आर्थराइटिस ठीक कर दिया। सर मैंने पता चला होम्योपैथी में आर्थराइटिस ठीक हो जाता है सर। भाई तूने कहाँ सुन लिया आर्थराइटिस ठीक हो जाता है? नहीं सर, अभी एक पेशेंट जो है वो मेरे से बहस करने लगी। मुझसे कई पेशेंट बहस करते हैं, सर वेरिकोज वेन में मैंने सुना होम्योपैथी में क्योर होता है। मतलब ऐसे लगता है कि मतलब हमारा खुद का दिल कांप जाता है, मतलब धड़कने तेज हो जाती है, लगता है कोलैप्स ही ना हो जाए। अब मैंने उससे बड़े प्यार से पूछता हूँ कि तूने कहाँ सुना कि वेरिकोज क्योर कर देती है होम्योपैथी? सर ये तो आप ही बताओ। अरे भाई सुना तूने, मैं क्या को बताऊं? तो सर आप क्या कहते हो, वेरिकोज वेन का क्योर है होम्योपैथी में? नहीं है। अब बता क्या करना है? अच्छा सर, सर कुछ तो हो सकता होगा। नहीं कुछ नहीं हो सकता, बताओ क्या करना है? अच्छा सर, मुझे पहले ये बताओ, आपने कहाँ सुना कि वेरिकोज का वेन का जो है वो क्योर हो जाता है, सारी लातें साफ हो जाती है, फर्स्ट क्लास एकदम चिटपटाप हो जाता है? कहाँ देखा आपने, कहीं देखा है आपने, कहीं सुना है? नहीं सर, मैंने सोचा होता ही होगा होम्योपैथी में। तो कई नोशंस हैं पेशेंट के माइंड में जो हमें नहीं पता, वो क्लियर कैसे करें? होम्योपैथी पढ़ना आसान है, करना मुश्किल है। अब हमें तो दवाई ढूंढनी है। अब प्रॉब्लम यह है कि हम डिजीज फोकस्ड हैं। मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूं, शायद मैं इतना आप लोगों के बारे में नहीं चाहता, क्या ऐसा नहीं होता कि आप लोग प्रैक्टिस में डिजीज के ऊपर फोकस्ड हो जाते हैं? बताइए यस और नो। रिया ठाकुर बोलती है यस, स्टूडेंट है। जब पेशेंट आपके पास आता है ना, ये पहली क्लास का पहला फंडा, आपको करनी कैसे प्रैक्टिस, ये सैगल मेथड नहीं है, ये प्रैक्टिस करने का तरीका है। चाहे आप कोई भी मेथड को फॉलो करते हो, लोग आपको मेथड तो सिखा देंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि जब मैंने पेशेंट जब आया था पहली बार क्लिनिक में एंटर किया, पेशेंट बैठा मेरे सामने, मैंने कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करी। हम क्या करते हैं,
पेशेंट में से कुछ पॉइंट आपको बता देते हैं जो हाईलाइटेड पॉइंट होते हैं। पेशेंट आया, उसने बोला मेरे को बढ़ने का डर है, फियर ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस, मैंने ओपियम दे दी, पेशेंट ठीक हो गया। मतलब ऐसे ही आपने प्रैक्टिस कर ली। सीधा ही पेशेंट आया, सर मेरे को बढ़ने का डर लग रहा है, सर मैं ओपियम हूं, सर मेरे को ओपियम दे दो, मैंने दे दी, वो ठीक हो गया। क्या ऐसे प्रैक्टिस करते हैं हम लोग? बोलिए यस और नो। क्या ऐसे प्रैक्टिस होती है हमारे साथ? क्यों भी डॉक्टर तानवी, आप तो करते हैं क्या? ऐसा पेशेंट आते ही बोलता है सर मेरे को बिट्रेट का डर हो रहा है, सर हायोसेमस, लो जी खाओ हायोसेमस, सर मेरा पेशेंट ठीक हो गया। नहीं, ऐसे नहीं होता। जब भी हम सेमिनार में केसेस सुनते हैं, जब आपको बताया जाता है, हम लोग कुछ हाईलाइटेड सीक्वेंस देते हैं। आप लोग बिग बॉस देखते हैं, यस के नो? एक सीरियल आता है बिग बॉस आजकल, उसमें वो 1.5 घंटे का शो दिखाते हैं, 24 घंटे खा जाते हैं बाकी दिन। यही होता है जब पढ़ाता है ना कोई आपको, वो आपको आधा घंटे का ही सीक्वेंस देता है, बीच में सब खा जाता है। सबसे पहली चीज सीखनी ये है कि पेशेंट जब आपके सामने एंटर हुआ था, उस समय आपको सेंटर याद था, पेरिफेरी याद थी, हेरिंग लॉ याद था, सिमिलिमम याद था, कुछ याद भी था कि सीधा ही पेशेंट पर टूट पड़े। अब पेशेंट आता है, जो नए होंगे, सर सर ये मेरी बीमारी, वो आपको एक फाइल पकड़ाता है, सर ये मेरी बीमारी। अच्छा, हम भी डॉक्टर, उस समय हम तुरंत डॉक्टर बन जाते हैं। होम्योपैथ तो हमारे बीच में से निकल चुका होता है, हम भी बड़ा बड़ा उसको पढ़ रहे हैं। हाँ, आर्थराइटिस, तो आर्थराइटिस में तो चलो भाई, क्या दवाइयां आपने आर्थराइटिस की एलोपैथी ली? सर मैं आर्थराइटिस की दवाइयां खाता रहा हूँ साथ साथ होम्योपैथी के। सर मेरे को हार्ट की, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मैं साथ साथ होम्योपैथी ले सकता हूँ। सर मेरे को क्रॉनिक। अब पेशेंट के ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके हमें आंसर साइंटिफिक ढंग से देने होंगे। सर क्या होम्योपैथी एलोपैथी साथ साथ चल सकती है? सर मैं बीपी की दवाई खा रहा हूं, छोड़ दूं या होम्योपैथी की दवाई साथ में खाऊं? और अब हमें पेशेंट किस चीज का है? बीपी का। पेशेंट है हाइपरटेंशन का, पेशेंट है आर्थराइटिस का, और हम भी आर्थराइटिस ठीक करने चल पड़े, हम भी हाइपरटेंशन ठीक करने चल पड़े, हम भी डायबिटिक ठीक करने चल पड़े। अरे भैया यहां कहां चल पड़े, ये आपका काम नहीं है। करना है आपको डायबिटिक ठीक, ऐसे नहीं कर सकते कि पेशेंट आया आप डिजीज के साथ इन्फ्लुएंस हो जाओ। हम लोग डिजीज इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसमें मैन छूट जाता है। तो आज का लेसन में सबसे पहले ये है, हाउ टू गेट रीड ऑफ दिस, that I should not be involved or get influenced by the disease name. मुझे डिजीज नेम नहीं सुननी। तेरे को ब्लड प्रेशर है, अब देखो पेशेंट कहता है कि सर मैं ब्लड प्रेशर की दवाई के साथ होम्योपैथी खाऊं, इसका क्या आंसर दोगे आप? यस या नो? सर मेरा ब्लड प्रेशर है 10 साल से, सर मैं होम्योपैथी खाना चाहता हूं अब, तो सर आप बताओ कि मैं एलोपैथी के साथ होम्योपैथी खा लूं? अब बताइए इसमें सेंटर कहां गया, सैगल मेथड कहां गया? आप नो क्यों कहोगे? मरवाना है उसको क्या सुनील कुमार जी? मर जाएगा अगला आदमी। आपने यस क्यों कहा? मरवाना है उसको क्या होम्योपैथी के साथ मिलवाकर, कल को कुछ हो गया तो? क्या हम लोग नो और यस से पहले, सुनील कुमार आप सब लिखा करो फटाफट, यस और नो में बहुत टाइम लगता नहीं है, लेकिन मेरे को आइडिया हो जाता है कि ये जो गुरुकुल हो रहा है वो ठीक जा रहा है गुरुकुल, ठीक है? और लोग लिखो, बिकॉज यू कैन नॉट स्टॉप देयर मेडिसिन ऑल ऑफ ए सडन। चलिए ये आपका पॉइंट हो सकता है, इट डिपेंड अपॉन द केस। यस, और बताएं। तो देखिए आज हम लोग कितने होम्योपैथ यहां बैठे हैं, हम खुद ही क्लियर नहीं आपस में कि करना क्या है इसका। यही एलोपैथी और होम्योपैथी में मार है, किसी को नहीं पता करना क्या है। कोई कहता है जी डिपेंड अपॉन केस, कुछ कहता है जी कुछ समय निकाल दो, कोई कहता है यस, कोई कहता है नो। अरे भाई कोई हमारा कोई पैरामीटर है होम्योपैथी का जहां हम सब मिलके एक चीज सोचें कि करना क्या है उसके लिए, बेचारे के लिए? अब यही कंफ्यूजन तो पैदा कर रखी है होम्योपैथ ने। हम कहते हैं कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ऑर्गेनन क्लियर नहीं, अरे हमें कुछ भी क्लियर नहीं है, करना क्या है पेशेंट के साथ? हम छुड़वाएं तो डर लगता है कि मर ना जाए वो, ना छुड़वाएं तो होम्योपैथी क्यों खिलाएं? तो हम क्या कर रहे हैं? अब पल्लवी गांधी ने लिखा कि डिपेंड अपॉन केस। भाई पल्लवी गांधी तुमको साइंटिफिक रिसर्च करके आई हो, या तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ए में देनी है बी में नहीं देनी? ये कौन सा डिपेंड, किस पे डिपेंड करोगे केस के अंदर? उसका बीपी 170 है, 190 है, 200 है,
होम्योपैथी में आप कौन सी पैरामीटर है आपके पास, वेयर यू डिपेंड अपॉन द केस, कौन सा पैरामीटर होम्योपैथी, बताइए। ये समस्या है सबसे ज्यादा, ये एक कॉमन समस्या है। ही हैव नो पैरामीटर एज सच, वी हैव नो पैरामीटर एज सच। इसका मतलब है जो जैसा कर रहा है, जिसकी जैसे समझ। अब पेशेंट कंफ्यूज है, अब पेशेंट हिमसेल्फ विल सजेस्ट, क्यों सजेस्ट करेगा वो तो क्या होगा। देखिए हम एक सेंटर में फंस गए, धुरी में फंस गए, हमें होम्योपैथी आती है, हमें नहीं पता कि हमारी दवाई की, देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है होम्योपैथी की, देखो सुनो मेरी बात। एलोपैथी ने क्या किया, एक दवाई निकाल दी ब्लड प्रेशर की, जिसके बारे में वो श्योर शॉट है मैक्सिमम लेवल पे कि भाई जब तक ये खाओगे जिंदा रहोगे, मरोगे तो नहीं। हाँ मरोगे तो बीपी से ही, ठीक है, लेकिन जब तक जिंदा हो ये दवाई खाते खाते आपका ब्लड प्रेशर मेंटेन रखा जाएगा, तो खाते रहो जाओ। उन्होंने अपनी दुकान पे एक दवाई लिख के बंद कर दिया, भाई साहब जाओ और दोबारा मत आना हमारे पास। उनकी दुकान इसी से चल जाती है क्योंकि वो फार्मेसी से चल जाती है, वो लिख के छुट्टी हो जाती है। हाँ पेशेंट को दवाई सूट नहीं करती है एलोपैथी में, फिर उसके पास जाता है, सर मेरा बीपी कंट्रोल नहीं आ रहा, चलो भाई 500 मिलीग्राम, चलो जाओ। उनके पास उन्होंने एक श्योर शॉट कह लो या जो भी कह लो, उन्होंने एक पैरामीटर पे दवाई खड़ी कर दी कि भी बीपी है इतने से इतने लेवल का, ये थायराइड है, बॉडी के हिसाब से दवाई दी जाएगी, ये दी जाएगी, ये दी जाएगी। उनके पैरामीटर क्लियर है, हमारा कुछ क्लियर ही नहीं है। क्योंकि हमारे हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बीपी की दवाई है। सबसे पहली बात है कि पेशेंट कहता है कि आपके पास सर ब्लड प्रेशर की दवाई है, यस और नो लिखो फटाफट। क्वेश्चन मेरा ये है, मैं पेशेंट हूं, सर आपके पास ब्लड प्रेशर की दवाई है? डॉक्टर अर्चना कहती है हाँ, सब कहते अच्छा हाँ, चांदनी भी कहती है हाँ, अच्छा चलो। तो भैया आपके पास कितनी दवाई है? सर वी शुड टू डिसकंटिन्यू द मेडिसिन व्हाइल चूजिंग रेमेडी, फीलिंग नो कॉन्फिडेंट। कोई कहता है नो, अब फिर यहाँ की समस्या खड़ी हो गई। कोई कहता है यस, अब मैं किसकी बात सुनूं, मैं तो टीचर, मैं तो फंस गया बीच में। चलो अब मैं क्या करता हूँ, चलो कहानी छोड़ो, मेरी कहानी सुनो, हो सकता है किसी के काम आ जाए। देखो पेशेंट को पहले बिठाओ, हाँ जी बताओ क्या समस्या है? सर मैं आपके पास ब्लड प्रेशर के लिए आया, उसको ना सुनो 5 मिनट सुनो तसल्ली से। सर मेरे पास ब्लड प्रेशर की मेरे को प्रॉब्लम है, चलो ठीक है जी बताओ क्या करना, मेरे को क्या करना बताओ। सर मैं चाहता हूं आप मेरा ब्लड प्रेशर ठीक कर दो, चलो ठीक है करेंगे। अच्छा अब ये बताओ क्या कर रहे हो ब्लड प्रेशर के लिए? अच्छा आप मेरे जब मैं पूरी बात बता दूं तो मुझे बताना आपको समझ में आई। मैं क्या करता हूं, आपको समझ में आया तो करना, नहीं तो नहीं करना। तो पहली बात है कि पेशेंट को हमें कॉन्फिडेंस में लेना है, अपनी अपनी जो होम्योपैथी है उस पर इतना विश्वास होना चाहिए कि मेरे को सिमलिमम ढूंढना है। मैं ये भी डरा कि उसको बेड़ा पार ना हो जाए, क्योंकि सिमलिमम ढूंढा या नहीं ढूंढा ये तो पता चलने में 6 महीने लग जाएंगे आपको कि आपने सिमलिमम ढूंढ भी लिया कि नहीं ढूंढा। क्योंकि हमारे पास कोई यार्ड स्टिक नहीं है, कोई मीटर नहीं बना के गया कोई भी कि ये डाली दवाई पंसा टेला, उधर से पेशेंट की उंगली डाली और उसने बोल दिया सिमलिमम आ गया। लेकिन हम सिमलिमम ढूंढे तो तब जब हम ब्लड प्रेशर को दिमाग से निकाले, हमारे दिमाग में उसका ब्लड प्रेशर ही घुस गया। अब हम उसको कैसे कन्विंस करें? पहले तो हमें होम्योपैथी में कन्विंस करना है कि होम्योपैथी ब्लड प्रेशर कैसे ठीक करती है। अब यहां तक पहुंचना है तब सिमलिमम की तरफ चलेंगे। हम लोग पहले ही ओ सर वो एक पेशेंट आया, मेरे को कितने फोन आ जाते हैं, सर एक पेशेंट बैठा हुआ वो कह रहा है कि सर मैं ब्लड प्रेशर की तरफ से ब्लड प्रेशर से मर ना जाऊं, सर इसका क्या रूब्रिक हो गया? मैं को रूब्रिक की दुकान हूं क्या? जब यहां बटन दबाया इसका रूब्रिक बता दो सर। अरे भैया मैं पूरे पेशेंट को समझता हूं, पहले समझने के बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करता हूं, फिर मैं समझता हूं कि उसको करना क्या है मेरे को। अब बात यह है कि मैंने उसको बोला कि ब्लड प्रेशर ठीक करना है आपको। आपको पता है कि होम्योपैथी में ब्लड प्रेशर ठीक कैसे होता है? क्योंकि वो आदमी लेने आया ना होम्योपैथी, वो आया है। तो पहली बात है कि होम्योपैथी में आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है या किसी ने कहा आपको होम्योपैथी में जाओ ब्लड प्रेशर के लिए? नहीं सर एक्चुअली में क्या, मैं 10 साल से होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहा हूं, तो मेरे को कोई पड़ोसी अड़ोसी दोषी ऐसे कोई मिला है, कोई था जिसका ब्लड प्रेशर हाई था, उसने कहा मैंने 10 साल रॉवल्फिया पिया, मैं डब्बियां पी के अब मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता। सर वो लेकिन एलोपैथी भी खा रहा है, तो फिर ये रॉवल्फिया क्या सिमलिमम है ब्लड प्रेशर का? यस और नो? ठीक है। तो अब बात आती है, मैं दोबारा जाता हूं, पेशेंट आता है कि मेरे को सर ब्लड प्रेशर की दवाई चाहिए। चलो ठीक है, कब से है ब्लड प्रेशर? सर 10 साल हो गए। क्या करते हो? सर मैं अभी तक एलोपैथी दवाई ले रहा था।
तो ठीक है, अब एलोपैथी दवाई डिसकंटिन्यू क्यों करना चाहते हो? लेते रहो। नहीं सर मैंने सुना है उसका साइड इफेक्ट है। तो वो तो पहले भी थे 10 साल में, कौन सा कोई नए हो जाएंगे साइड इफेक्ट? नहीं सर, अब मेरे को लगता है कि किसी ने, मैंने देखा कोई केस देखा, एक्चुअली में सर मेरी मदर को था, फादर को था, ऐसे था वैसे था, तो उन लोगों ने भी काफी ब्लड प्रेशर की दवाई ली सर, उसके बाद ना प्रॉब्लम्स बहुत हो गई उन लोगों को। तो फिर भाई तुम ब्लड प्रेशर से तो बचे रहोगे ना, अगर बाद में प्रॉब्लम हो भी जाती है तो क्या फर्क पड़ता है? तुझे क्या उससे मतलब? तू ब्लड प्रेशर को देखना, तेरे को तेरी प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर। अब तू सोचता है कि 10 साल खाने के बाद, 10 साल तूने खाई ना, मजे लिए, ठीक ठाक रहा, कुछ हुआ तो नहीं तेरे, तो अब 10 साल और खा ले, क्या मुसीबत आ जाएगी इसमें? नहीं सर मेरे को साइड इफेक्ट हो जाएंगे। अरे भाई अब एक चीज चूज कर लेना, या तो साइड इफेक्ट से बच ले या बीपी सही करवा ले। तो सर आपकी दवाई खाऊंगा तो उससे साइड इफेक्ट नहीं होंगे ना? भाई ये किसने कहा? सर मैंने सुना है। भाई मैंने तो नहीं सुना। तो सर क्या होम्योपैथी खाने से साइड इफेक्ट हो जाएंगे? भाई अब ये मुझे क्या पता, ये तो हम देखेंगे, तेरे को दवाई देंगे तब पता चलेगा अभी तेरे को साइड इफेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो सर आप बताओ आप क्या कहते हो, मैं बीपी के साथ जो है होम्योपैथी ले सकता हूं? तो अब मैं उसको बोलता हूं कि देखो बीपी की दवाई के क्या रूल्स हैं। आप जब बीपी की दवाई खाते हो वो कहाँ एक्ट करती है? वो एक्ट करती है एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे, हार्ट पे करेगी, या उससे रिलेटेड आसपास के किसी चीज पे रिलेट करेगी। इस तरह से वो शायद रिलेट करती होगी। मेरे को बीपी की दवाई के बारे में ज्यादा मालूम नहीं, क्योंकि मैं हूं होम्योपैथ। मैंने वो दवाइयां सुनी है, पढ़ी कभी नहीं मैंने, तो इसलिए मैं बीपी की मेडिसिन में नहीं जा सकता, ना मैं उसको कह सकता हूं आप छोड़ो या ना छोड़ो। मुझे मालूम ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी बीपी की दवाई कभी प्रिस्क्राइब ही नहीं करी आज तक। मैं हूं प्योर होम्योपैथ। तो आप बीपी की दवाई जो, अब आप होम्योपैथी की दवाई लेने आए हो और आपका मकसद ये है कि होम्योपैथी ठीक करेगी या नहीं करेगी, इसका भी मुझे पूरा नहीं मालूम है। कि मेरे को आपकी दवाई ढूंढनी पड़ेगी पहले। अगर वो दवाई कामयाब हो गई तो आपका बीपी जो है कंट्रोल हो सकता है। लेकिन पहली बात है कि मेरे को आपके लिए दवाई ढूंढनी है, मेरे को बीपी की दवाई नहीं ढूंढनी। पेशेंट को टाइम लगता है समझने में। अब वो समझ में नहीं आ रही कि ये डॉक्टर क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई बीपी की दवाई के बारे में इसको मालूम नहीं। होम्योपैथी में जो बीपी की दवाई है वो ये पूरी बॉडी को करने के बाद ही वो डिसाइड करेगा कि कौन सी मेडिसिन होगी। उसके बाद भी बीपी के, उसका बीपी कंट्रोल होगा, कब होगा ये भी नहीं मालूम। अब पेशेंट जो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा बीपी कितने दिनों में कंट्रोल हो जाएगा, नहीं पता। सर कुछ तो टाइम बताओ, 6 महीने, 1 साल, बिल्कुल नहीं पता। पेशेंट किस बस पे टिके मेरे साथ, क्यों टिके मेरे साथ, उसको छोड़ देना चाहिए मेरे को। जब मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास बीपी की डायरेक्ट दवाई नहीं है, मुझे ढूंढनी पड़ेगी पहले, तो पहला काम। दूसरी बात है तेरे लिए ढूंढनी है, तेरे को दवाई लगी तो तेरा बीपी ठीक होगा। तीसरी बात, कितना टाइम लगेगा ये मुझे नहीं मालूम। अब पेशेंट के पास समस्या ये है कि वो कहता है कि सर फिर मैं दोनों खा लेता हूं। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हमारी दवाई ही खानी पड़ेगी। सर इससे तो मेरे को तकलीफ हो जाएगी, इससे तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मत खाओ, आप बीपी की दवाई खाते हो, आप बीपी की दवाई खाओ आराम से। फिर सर मेरे को साइड इफेक्ट हो जाएंगे। तो पेशेंट की समस्या क्या है? भाई तू बीपी की दवाई खा रहा था, ठीक है ना, जब समस्या होगी, जब साइड इफेक्ट होंगे तो आ जाइयो, तो देखेंगे तेरे को कौन से साइड इफेक्ट होते हैं। अभी से क्यों तू साइड इफेक्ट लेके बैठ गया? क्योंकि सर मैंने सुना है कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब आपको लगेगा कि ऐसी भाषा से तो पेशेंट भाग जाएगा। क्यों भाई, यही लग रहा है ना आपको, यस और नो, जो मैं बता रहा हूं वो सुटेबल है या नहीं है? झूठ मत बोलना मेरे से, नो भी बोलना, सर क्या बकवासबाजी है, ऐसे कोई पेशेंट देखता है? चलो आप मेरे साथ हैं, अच्छा लगा। तो मैं पहली बात, हम मैं कर क्या रहा हूं? मैं कर रहा हूं कि पेशेंट और मेरे बीच में एक कम्युनिकेशन बना रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल कम्युनिकेशन बनाने की। भाग जाएगा, वेरी गुड, भागेगा सर, तो भागने देना हिमांशु, तेरे को क्या डर है? जिस दिन उसको समझ में आएगी वो भागेगा नहीं, वो तेरे पास आके बैठ जाएगा। यही तो डर है हमारे अंदर, जो आज आपको निकालना है हिमांशु कुचरेजा और हरप्रीत। दे ट्राई टू चूज होम्योपैथी, बट डरते हैं कि कहीं ये ना हो जो भी चीज है वो सब खत्म हो जाए हमारी। होम्योपैथी के पास आदमी आता है एश्योरेंस के लिए, कुछ तसल्ली मांगता है कि सर आप कुछ कर दो मेरा, सर वहां तो कुछ हो नहीं रहा, हमें क्या करना है, कुछ कर दो। सर हो सकता है आप कुछ कर दो, कुछ वर्ड आता है हमारे लिए, कुछ। सर क्या पता आप कुछ कर दो, क्या पता सर आप ही कुछ समझ लो। हमें पेशेंट ऐसे करता है, कुछ कर दो। टू नो ए पेशेंट and to understand a patient, they are two different words.
आई नो द पेशेंट वेरी वेल। नो, आपको नो नहीं करना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पेशेंट वेरी वेल। मैन को समझना कैसे होगा? विल एंड अंडरस्टैंडिंग, दो वर्ड हमने मैन को समझने के लिए निकाले हैं, विल एंड अंडरस्टैंडिंग, एडेड बाय मेमोरी। तो ये करना है उनको। माइंड से अगर कोई बात करता है तो साइकोलॉजिस्ट पे चले जाओ जी आप। उनके अपने डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हमारे कोई डिपार्टमेंट नहीं है। हम एक डिपार्टमेंट के अंदर ही सारा काम करने की कोशिश करते हैं। इट्स वेरी चैलेंजिंग। हमसे बड़ा कोई चैलेंजर नहीं है। हम पेशेंट की सारी बातें सुनने के बाद एक दवाई निकालना है, ये आसान काम नहीं है, ये एक बड़ा क्रेडिटेबल काम है। हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। यही हमारी यूएसपी है। सबसे ज्यादा हमारी यूएसपी क्या है, यूनिक सेलिंग पॉइंट होम्योपैथ का क्या है? हम पेशेंट को समझने की कोशिश करते हैं, यही उसको बताना है। आप जो मेरे पास आए हो, मैं आपका ब्लड प्रेशर, ये जो बीमारियां हैं, इसको अभी हम साइड पे रखते हैं। सबसे पहले मेरे को आपको समझना है। मुझे ये बताओ, आप ब्लड प्रेशर से इतना डरते क्यों हो? आपको क्यों लगता था कि ब्लड प्रेशर की एलोपैथी ही खानी पड़ेगी? आपको क्यों लगता है कि एलोपैथी खाते रहोगे तो आपको साइड इफेक्ट? उसको पहले समझो, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्यों डर रहा है साइड इफेक्ट से। मैं उसको बोलता हूँ भैया साइड इफेक्ट हो भी गए तो प्रॉब्लम क्या है? 20 साल 30 साल के बाद कुछ साइड इफेक्ट हो भी गए तो उसकी भी दवाई खा लियो। मैं समस्या क्या है? मुझे ब्लड प्रेशर के पेशेंट में समस्या समझनी है, उसकी समस्या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड क्या है। तो हमने इस बात को समझे, विल एंड अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए कि हमने क्या किया, मैं आप तक हर एक के पास नहीं पहुंच सकता, तो हमने एक चीज करी, वो ये करी कि हमने आप लोगों को पढ़ाने के लिए एक एक्सपर्ट सिस्टम तय किया है बेटा। नहीं, मैं खाली एक चीज बता रहा हूं। अब देखो, इसके अंदर हमने कंसेप्ट ऑफ रिवोल्यूशनाइज होम्योपैथी लिखा है। आप सोचेंगे सॉफ्टवेयर का मतलब रूब्रिक सिखाना, नहीं। अब इसके अंदर जाएंगे तो आप देखिए कि सबसे पहले कंसेप्ट आपके सिमिलर सेंटर क्या चीज हो सकती है, ठीक है। अब यहां पे देखिए कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं अपना सॉफ्टवेयर। इसमें क्या लिखा है, एज पर द क्लासिकल मेथड टोटलिटी एज इट इज जनरली नोन मीन्स दैट ऑल सिम्टम्स आर एग्रीगेटेड इनटू वन सिंगल होल राइट फ्रॉम हेड टू टो। ये एक हेड टू टो की कहानी थी। जीभ दिखाओ, दिखा दी। बाल देख लो, हाँ पेशेंट लंबा है, छोटा है, काला है, पीला है, उसका ये आंखें देख लो, ऐसा कर लो। हम ये और उसके अंदर दो माइंड के सिम्टम डाल दो। हाँ पेशेंट हंस रहा था जी, पेशेंट डॉक्टर साहब मेरे सामने आया ना तो हंस बहुत रहा था। तो भाई इसमें समस्या क्या है? समस्या है कि वो हंस रहा था, या समस्या है वो क्यों हंस रहा था? सर वो हंस रहा था तो मैंने चीयरफुल लिख दिया। तो तुझे चीयरफुल क्यों लिखा, तूने हैप्पी क्यों नहीं लिखा? अच्छा सर वो तो हमें पता नहीं था, कि हम सोचते भी चीयरफुल ही लिख दो। सर वो पेशेंट ना रो रहा था मेरे सामने आकर, तो सर मैंने ना लिख दिया वीपिंग। भाई वो रो रहा था या तूने आंसू देखे उसके? नहीं सर आंसू तो नहीं देखे। तो तूने पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो, या रो रहे हो वाकई में रो रहे हो? नहीं सर वो तो नहीं पूछा, मैंने समझा रो रहा हूं तो मैंने लिख दिया। हमने समझा क्या आता है। सर मेरे को लगा कि वो फ्रिवलस है, तो सर मैंने दवाई दे दी। नहीं लगा क्या होता है यार, पूछो समझा या लगा। हम प्रैक्टिस करते हैं लगा। सर मेरे को लगा वो पंसाटिला है। अरे तेरी समझ में आई कि वो पंसाटिला है या तेरे को लगा? ये होती है प्रैक्टिस का लेवल। अब क्या है कि सैगल मेथड में हुआ क्या, हर मेडिसिन को रीसरफेस करना पड़ा। बेलाडोना पेशेंट जो कैंट में दिख रहा है, जो कैंट ने लिखी, जो एलन ने लिखी, जो और ऑथर्स ने लिखी, डॉक्टर सैगल ने सोचा कि क्या इसका कोई और एंगल भी हो सकता है बेलाडोना को देने का। ये हमारा एक मेजर फोकस था डॉक्टर सैगल का, माइंड रूब्रिक में जाने का। क्या माइंड से हम लोग एक नई तरह की कोई बात डाल सकते हैं? अपने को दो, पहले अपना शीशा साफ करो कि गलती कहां हुई है। गलती यहां, मैं भी सोचता था कि शुरू में जब हम प्रैक्टिस में आए 1990 में, तो कोई बताने वाला नहीं था, हम सुनने वाले थे, तब कम सुनते थे। पेशेंट तो आते थे लेकिन इस स्लो की परिभाषा आती थी, हम समझ नहीं आता था उसको आंसर क्या दूं मैं, स्लो है नहीं है, क्या है, कौन सा स्लो आ गया, स्लो किस लेवल पे आ गया, क्यों स्लो है, अगर हम स्लो हैं भी तो क्यों है स्लो, स्लो की क्या परिभाषा है, मतलब कछुए की चाल। अब हवाई जहाज के सामने तो मोटर स्लो है, साइकिल के सामने पैदल वाला स्लो है,
तो स्लो तो सारे ही हैं, कौन सा स्लो नहीं है? इसमें स्लो और फास्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि पेशेंट से पूछो आपके दिमाग में स्लो किसको कहते हैं, स्लो की क्या परिभाषा। चलो ये पेशेंट, ये वर्ड स्लो किसने यूज किया? पेशेंट ने। अब आप कहोगे मैं सारे पेशेंट से ये क्वेश्चन पूछूं भी स्लो की क्या परिभाषा है? हाँ जी पूछो, जो बोलता पूछो, ये तो आपका काम है ना समझना। अगर एक पेशेंट कहता है कि सर मेरे को लगता, मैं होम्योपैथी में बहुत आना तो चाहता था बहुत साल से, लेकिन सर मेरे को लगा बहुत टाइम लगेगा। क्यों भाई? ये सुना, ये लाइन सुनी आप लोगों ने? बोलो। ये ठाकुर सब लिखते हैं यस फटाफट, वेरी गुड। चलो आप लोगों को ये है कि पेशेंट की, मैं उस पेशेंट को ये समझना है कि स्लो ठीक होना आपकी समस्या थी। अगर कोई चीज आपको स्लो कर भी रही देती, चलो बहुत टाइम ले भी लेती होम्योपैथी, तो फर्क क्या पड़ता? आपको जल्दी ठीक होके करना क्या था? अभी भी तो आ ही रहे हो ना 5 साल बाद भी, तो पहले ही आ जाते। स्लो समस्या क्यों है? मैं ये नहीं कहता कि सारे पेशेंट स्लो बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देना है, इंडिविजुअलिटी। ठीक है, आप ये मत मानो होम्योपैथी इज नॉट स्लो, पेशेंट इज कमिंग। पेशेंट को समझो बेटा, आप उसको समझा रहे हो, हमें पेशेंट को कुछ नहीं समझाना भाई स्लो नहीं है, हम बहुत फास्ट हैं, अभी हम तो ऐसे करते, ये आपका काम नहीं है। आपको पहले ये समझना है होम्योपैथी स्लो है, ये पेशेंट के दिमाग में कहां से घुसा और वो इसको लेके क्यों बैठ गया। भाई ये तो ये सबको पता होगा, जो आपके पास 100 पेशेंट आते हैं उसमें से 90 को पता होगा होम्योपैथी स्लो करती है, लेकिन बोलता कोई नहीं है। 10 बोलते हैं कि सर मैं होम्योपैथी में, सर मेरे को ये तो पता होम्योपैथी धीरे धीरे करती है। अच्छा फिर क्यों आए, क्यों? फिर भाई जब पता होम्योपैथी धीरे धीरे करती है तो मत आना, फिर वहीं जा जहां तेज करती है, फिर मेरे पास आना हो। बात ये है, अब देखो यहाँ आप प्रेजुडिस हो, इट इज अ प्रॉब्लम इन एक्यूट केस एज पेशेंट वांट क्विक रिकवरी। भैया ये तुझे क्या मतलब, कावेरी आपका क्या मतलब? डोंट गेट प्रेजुडिसेस। आप पहले ही सोच लिया कि एक्यूट केस में मेरे को दवाई ऐसी ढूंढनी है जो पेशेंट को कल ही ठीक कर दे। क्यों ढूंढनी है तुमको ऐसी दवाई? तुम्हें सिमलिमम ढूंढना है, वो कैसे काम करेगा ये मुझे नहीं पता, वो कल काम करेगा कि परसों काम करेगा, आज ही आधे घंटे में ठीक हो जाओगे, 2 घंटे में ठीक हो जाओगे। आपने सबने चैलेंज बना लिया है, बस मेरे को एक्यूट केस आया सर वो भाग जाएगा पेशेंट, सर मैंने उसका बुखार नहीं उतारा पेशेंट भाग जाएगा। भाई मैं तो सोचता हूं आप ही दुकान बंद करके भाग जाओ। इस चीज की परिभाषा को कैसे समझाना है? तो पहली बात है कि क्या स्लो जो पेशेंट बोल रहा है, तो जब उसको पता है कि वो होम्योपैथी स्लो काम करती है तो फिर वो आया ही क्यों है, ये समझना है आपका काम है, ये समझना है, बताना कुछ नहीं उसको। पेशेंट को आंसर मत दो, उसको समझो। अच्छा तो आप कहते हो स्लो का मतलब ये हुआ कि 1 महीने में या 2 महीने का टाइम लगेगा। अब स्लो की परिभाषा इंडिविजुअलिटी में जाना है। क्या आपने अभी तक, मुझे लगता है आपको इंडिविजुअलिटी वर्ड नहीं पता ना, आप उसको यूज करते हैं। मेरा ये मानना है कि चाहे स्लो वर्ड 1 लाख पेशेंट यूज करता है, लेकिन उसको जो बोलने वाला है उसके मन की इंटेंशन को समझना है। आपने अपने दिमाग में स्लो की परिभाषा नहीं बनानी है। बात समझ में आई तो लिखो यस, और नहीं समझ में आई तो लिखो नो। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, अब चैप्टर नंबर 2 का पॉइंट, पेशेंट जो कह रहा है वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझोगे तो क्या मिलेगी, हमें मिलेगी। एक आदमी सिक वर्ड को अपनी भाषा में क्या कहता है, कॉमन भाषा में, कॉमन। अब हम आते हैं कॉमन भाषा, हम उससे पूछते हैं ये बताओ जी स्लो आपकी आप स्लो को क्या समझते हो। हर इंडिविजुअलिटी जानने के लिए आपको पेशेंट की हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस, हर एक चीज पे उसी से ही क्लियर करना है। वर्ड समझ, आज क्या सीखा, इंडिविजुअलिटी सीखी। इंडिविजुअलिटी को नजर रखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको हर पेशेंट की हर बात के ऊपर, हर वर्ड के ऊपर उससे ही समझना है। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। अगर पेशेंट से मैं क्या बोलता हूं, तू खुल के बता, चल तू अपने मन की बात खुल के बता मेरे को, जो बताना है। मैं रूब्रिक नहीं ढूंढता यहां पर, अभी मुझे रूब्रिक से पहले इंडिविजुअलिटी निकालनी है उसकी, कि भैया बीमारी है। जेंटल का मतलब क्या हुआ, हमने गंध साफ करना है लेकिन इंसान को डैमेज नहीं करना। हम लोग जुकाम, खांसी, नजला जो भी काम हम करते हैं उसमें जेंटल प्रोसेस से उसका टॉक्सिन बाहर निकाल देते हैं, जेंटली, उसको पता भी नहीं चलता। ठीक है, उसको नहीं पता चलता कि जेंटल का मतलब क्या हुआ,
आपकी सिस्टम से जो गंद साफ हुआ, जो भी गंद निकला, लूज मोशन लगे, जुकाम निकला, वो इतने प्यार से निकल गया कि पेशेंट को पता भी नहीं चला और वो ठीक हो गया। अब पेशेंट देखो, जो पेशेंट आपके पास ये बोले आकर कि सर मैं रात को सोया, मेरे को 2-3 बार पेशाब गया, लेकिन उस रात मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जब मैं सुबह उठा, रात को 3 बार पेशाब गया दवाई खाने के बाद, जब मैं सुबह उठा डॉक्टर साहब बड़ा फ्रेश था। ये हुआ जेंटल। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे परमानेंट, फिर हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे रूब्रिक्स के वर्ड्स। यहां तक तो मेरा जो पहला गुरुकुल का चैप्टर था कि आपको पूरा सिस्टमैटिक ढंग से बताया जाए हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस में। सैगल मेथड में हम लोग इंडिविजुअलिटी को कैसे देखते हैं, तो आपने आज सीखा इंडिविजुअलिटी, आपने सीखा नॉट टू बी अनप्रेजुडिस्ड, आपको पेशेंट की हर बात पे पेशेंट से समझना है, अपना दिमाग नहीं लगाना, अपना दिमाग केवल दवाई ढूंढने में लगाना है और सिमलिमम में लगाना है। ज्यादातर आपका दिमाग लगेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन, ये मैंने आपको सिखाया आज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन सिखाया, कैसे करता हूं मैं, इंडिविजुअलिटी सिखाई, कैसे मैं निकालता हूं इंडिविजुअलिटी, उसके सिम्टम से नहीं निकालता, जीभ से नहीं निकालता, सूखी जीभ से नहीं निकालता, गीली जीभ से नहीं निकालता, पानी पीने से नहीं निकालता। मैं इंडिविजुअलिटी निकालता हूं कि वो जो एक पेशेंट जो मेरे सामने बैठा है, जो पानी नहीं पी रहा, वो क्यों नहीं पी रहा, ये समझने की कोशिश करता हूं मैं उससे। फिर मैं समझाता हूं पेशेंट को कि एक्टिवेट होने के बाद क्या होगा तेरा। अब पेशेंट कहता है कि सर अगर मैंने सुना होम्योपैथी दवाई लेने के बाद चीजें बाहर आ जाती हैं, तो कौन सी चीज बाहर आती है? दवाई नहीं लाती है, तेरा सिस्टम खुद ला रहा है। इसको रट्टा मार लो, पढ़ लो, 100 बार पढ़ लो। मैंने 100 बार पढ़ी है, मैंने इसको सही भी किया है और मैं अभी पढ़ता हूं इसको। ये बुक आपके पास होनी चाहिए अगर आपको सैगल मेथड समझना है तो। नहीं समझना है तो नहीं आएगा समझ। इसको पढ़ते रहो, रोज पढ़ो, ठीक है। So hello everyone. So it was a wonderful first session, and if anybody have any suggestions or want to write something or ask something, they can ask on the WhatsApp. So let's meet in the next session and hope you all join us, and also try to review what we have told today before coming for the next session. And read this book. And read the book. If anyone wants to order the book, they can contact on the WhatsApp. Details will be given.